हेलो मेरे दोस्तों। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है आप सबके? कैसे हो आप सब? बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है आप सबकी? ज्यादा टाइम नहीं रह रहा है, थोड़े से दिन रह गए हैं। बस जी जान लगा के मेहनत कर लो। एक बारी में ही निकालना है और एग्जामिशन के साथ निकालना है ना? सब ठीक हो? काफी दिनों बाद मिल रहे हैं हम। पीछे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, इसलिए मैं आपके लिए वीडियोस नहीं लेके आ पाया। बट मैं ट्राई करूंगा जितनी जल्दी जितनी ज्यादा वीडियोस ला सकूं मैं, क्योंकि आप सबका भी अटेम्प्ट पास आ रहा है, आपको भी रिवीजन की जरूरत है। तो मैं जितनी मेहनत कर पाऊंगा अपने एंड से 100% दूंगा और आपकी हेल्प जरूर से जरूर करूंगा। ठीक है? पानी वानी पीते हो ना ढंग से? अपने आप को ना हाइड्रेटेड रखा करो हमेशा जब पढ़ रहे होते हो ना। जितना ज्यादा पानी पियेंगे ना उतनी तेज दिमाग चलता है। जब हमारी बॉडी होती है उसके अंदर पानी की सर्कुलेशन होती है ना, तो बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है। और जब रिफ्रेशिंग फील होता है ना तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इसलिए पानी की क्वांटिटी ना अपने शरीर में हमेशा बढ़ा के रखा करो, ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो। ये नहीं कि पूरे दिन पानी पी रहे हो पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई भी करनी है। पानी जितना जरूरत है बॉडी को उससे ज्यादा पियोगे ना थोड़ा तो रिफ्रेशिंग रहेगा। दिमाग तेज चलता है, जल्दी जल्दी चीजें याद होगी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। समझ गए? मैं तुम्हें हर एक क्लास के स्टार्टिंग में टिप देता हूं ना, इस क्लास की ये टिप है, तुम्हें हाइड्रेटेड रहना है, पानी अच्छे से पीना जब जब पढ़ाई कर रहे होते हो। ठीक है? चलो, आज ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम तैयार करेंगे। कौन सा? याद हो जाएगा तुम्हें, उस चीज की टेंशन मत लेना। हर चीज की मेमोरी टेक्निक और फ्लो चार्ट के साथ आया हूं मैं। तैयारी तो करता ही हूं ना पीछे से तुम्हारे, चाहे बीमार हूं तो क्या हुआ। तैयारी पूरी अच्छी तरीके से करी है, मजा आ जाएगा 240 में। ऐसे 240 फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। अब यार देखो, ऑडिटर का क्या काम होता है भाई? ऑडिटर को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन करने हैं। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने तुम्हें पिछली क्लासों में जो दिखाए हैं, उसमें उसने बैलेंस शीट लगाई, पीएनएल लगाया, उसके नीचे वो साइन तो करेगा ना अपने, कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। अब वो जो ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे, जो फाइनेंशियल्स पे हम साइन करेंगे, हमें ये भी तो चेक करना है कि भाई उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई फ्रॉड या कोई एरर तो नहीं है। अगर फ्रॉड एरर है तो हम बताएंगे अपने जब साइन करेंगे कि हाँ भाई इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें फ्रॉड मिला है और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एरर है, बताएंगे हम। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज एन ऑडिटर, पब्लिक को जो कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उन्हें ये बताना कि भाई जो फ्रॉड है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है या एरर है। तब हम क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये सारे ओपिनियंस अपने डिफर करते हैं 705 के हिसाब से मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन में। तो अब हमें जब तक फ्रॉड का पता नहीं चलेगा तो कैसे रिपोर्ट करेंगे? तो हमारी एज ए ऑडिटर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है? हम देखेंगे ना एज एन ऑडिटर। भाई ऑडिटर का काम होता है हर चीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी, क्योंकि भाई वो साइन कर रहा है, वो ये साइन करके दे रहा है कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। अब जो इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट जो यूज करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उन्हें भी ये पता रहना चाहिए कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई फ्रॉड नहीं है या एरर नहीं है। समझ रहे हो क्या है? इसी पे ऐसे ये बेस्ड है। अब इस ऐसे को ना याद करेंगे हम धीरे धीरे, एक एक टॉपिक वाइज चलेंगे, सारे सारे टॉपिक्स तुम्हें याद हो जाएंगे। फिर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, इस टॉपिक को 2-4 बार रिवाइज करना, जो भी क्वेश्चन है सब लिख देना। छोटा सा, इससे ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखो फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड होता है इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स, है ना? एक ये रहा इंडिविजुअल, या फिर एक से ज्यादा दो इंडिविजुअल, एक से पहले दो, दो से पहले तीन, बोलते हैं ना। तो इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स अमंग, देखो कौन फ्रॉड कौन करता है? ऑडिटर तो करेगा नहीं फ्रॉड, ऑडिटर को क्या पता। ऑडिटर तो साथ देगा फ्रॉड करने में कि वो साइन कर देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बट एक्चुअल में फ्रॉड किसने करा होगा? मैनेजमेंट ने। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, कौन से होते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वाले बंदे? सीईओ, सीएफओ, बड़े बड़े लोग इंप्लॉइज करते हैं फ्रॉड। थर्ड पार्टीज बाय यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन अनजस्टिस और इलीगल एडवांटेज। अब क्या होती है अनजस्टिस और इलीगल एडवांटेज? कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेवेन्यू कम दिखा रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। भाई हम ये चीज चेक करेंगे ना, रेवेन्यू पूरा बुक हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर पूरा रेवेन्यू बुक होगा तो फिर उस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कि खर्चे ज्यादा बुक कर रहे हैं, होने चाहिए थे कम। तो हम एक्सपेंसेस का सैंपलिंग करेंगे, एक्सपेंसेस पे देखेंगे कि भाई एक्सपेंसेस फ्रॉडली तो नहीं डाल रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जेन्युइन एक्सपेंसेस ही डाल रहे हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर फ्रॉड वाले एक्सपेंसेस डाल रहे होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा? खर्चा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो सरकार को टैक्स कम जाएगा। भाई हम एज एन ऑडिटर को हमें ये सब चीजें देखनी पड़ेगी ना,
कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा भाई, रेवेन्यू पूरा बुक हो रहा है, एक्सपेंसेस भी जेन्युइनली जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कि टैक्स भी गवर्नमेंट, टैक्स भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट को देती है वो बिल्कुल सही दे रही है ना टैक्स, सारे लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जिस एक्ट में फॉल करती है कि भाई 30% देना है, 40% देना है, सरचार्ज हो गया, एजुकेशन सेस हो गया, सारे टैक्सेस की कैलकुलेशन सही से करके ही गवर्नमेंट को जमा करा रही है ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भी हम ऑडिट कर रहे हैं, है ना। ये सब चीजें हमें चेक करना पड़ेगा। ऐसे वो लीगल एडवांटेज उठा लेते हैं कि भाई हमने रेवेन्यू कम दिखाया, फालतू के एक्सपेंसेस डाल दिए, ये चीजें चेक करेगा ना ऑडिटर। उसके बाद क्या होता है, अब होता क्या है फ्रॉड, इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट रेलेवेंट टू ऑडिटर। कौन कौन सी होती है इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट, कि भाई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉडुलेंट है, कैसी होगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि भाई हमने रेवेन्यू कम दिखा रखा है और सेल्स कम दिखा रखी है और एक्सपेंसेस बढ़ा रखे हैं, तो फ्रॉडुलेंट हो गई ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तुम गलत गलत चीजें दिखा रहे हो। फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, भाई एसेट्स की चोरी हो रही है, भाई एसेट्स की चोरी क्यों हो रही है, हमें पता लगाना पड़ेगा ना एज एन ऑडिटर, कहां जा रहा है सारा पैसा, कहां जा रहा है, एसेट्स है कहां भाई, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स तो नहीं हो रहा कुछ। तो अब क्या होता है, देखो ये होते हैं इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट, कि भाई ऑडिटर ये चीजें चेक करेगा कि हाँ हाँ इस वजह से फ्रॉड हो सकता है, उसे पता है कि भाई ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड कर सकते हैं और ये गुड्स की चोरी कर सकते हैं, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो फ्रॉड कर ही सकते हैं और गुड्स की चोरी भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है रीजंस ऑफ कमिटिंग फ्रॉड, कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से फ्रॉड हो सकता है, भाई क्या क्या रीजंस हैं, कि भाई मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी और टेम्पटेशन, तीन वजह से फ्रॉड हो सकता है। अब मैनेजमेंट कैसे कैसे फ्रॉड होगा, देखो मैनेजमेंट अगर प्रेशर में होगी, अरे प्रेशर देखो इसका ना मैंने मेमोरी टेक्निक क्या बनाई है, हॉट। अब प्रेशर होता है तो हॉटनेस की वजह से प्रेशर होता है ना, जब प्रेशर कुकर पे प्रेशर रखते हो, तो प्रेशर कुकर रखते हो तुम गैस स्टोव के ऊपर, और जब तुम गैस ऑन करते हो तो जब उसके अंदर वो हॉट होता है, जब उसके अंदर से ज्यादा आग निकलते तो प्रेशर कुकर गर्म होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से प्रेशर बिल्टअप होता है। तो मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर रहता है हमेशा कि भाई उसे टारगेट पूरे करने हैं, कि भाई उसे मैनेजमेंट अंडर प्रेशर इनसाइड और आउटसाइड द एंटिटी टू अचीव एक्सपेक्टेड और अर्निंग टारगेट्स और फाइनेंशियल आउटकम, कि भाई तुम्हें ना अब सीएफओ ने बोल दिया कि भाई इस बार तुम कम से कम मेरे को 50 लाख रुपए का प्रॉफिट दोगे। अब मैनेजमेंट के पास 50 लाख का प्रॉफिट बना नहीं, तो मैनेजमेंट क्या करेगी, मैनेजमेंट ना फिर फ्रॉड के जरिए अपनाती है, वो फ्रॉड करने की कोशिश करती है मैनेजमेंट। वो सोचती है कि यार अब रेवेन्यू तो आया नहीं, तो उन्होंने ना रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ा दी, रेवेन्यू हुआ नहीं तो रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ा दी, या फिर क्या करे, एक्सपेंसेस थे जेन्युइन एक्सपेंसेस जो थे नहीं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, थोड़े बहुत एक्सपेंसेस हटा दिए ताकि ये लगे कि बहुत बहुत सारा प्रॉफिट आ चुका है। मैनेजमेंट की ना आंखों में धूल झोंक रही है जो नीचे वाले एम्प्लॉइज हैं, कि भाई मैनेजमेंट ने तो बोल दिया था, सीएफओ ने बोल दिया भाई 50 लाख का प्रॉफिट चाहिए, 50 लाख का तो प्रॉफिट आया नहीं, अब तो बनाना पड़ेगा वरना हमारी नौकरी खतरे में है। तो एक तरह से प्रेशर रहता है ना हमेशा मैनेजमेंट के ऊपर टू कमिट फ्रॉड। उसके बाद अपॉर्चुनिटी, प्रिसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड में एग्जिस्ट व्हेन इंडिविजुअल बिलीव दैट इंटरनल कंट्रोल्स कैन बी फॉरबिडन। अब वो देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं यार इनके ना इंटरनल कंट्रोल्स तो इतने बड़े इफेक्टिव है नहीं, तो ना हम चोरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, हम ना चोरी कर सकते हैं, कहते हैं कि भाई यार इन्होंने सेल्स पे तो ज्यादा कंट्रोल लगा नहीं रखे, हम इस बेसिस पे चोरी कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी मिल गई उन्हें, वो चोरी कर लेते हैं, वो फ्रॉड कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट हम एज एन ऑडिटर हमें ये सब तो चेक करना पड़ेगा ना कि भाई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हम तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ऑडिटर ऑडिटर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देगा ना साइन करके, वो ये चीज बताएगा इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को और जो भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम सही है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉड नहीं है इसके अंदर। फिर उसके बाद होता है टेम्पटेशन। अब इंडिविजुअल के ना कुछ कुछ किसी के ना अंदर ही होता है क्या, थोड़ी बहुत चोरी कर लेते, पिलफरेज कर लेते थोड़ी बहुत, कि पोजीशन, एटीट्यूड, कैरेक्टर और सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज टू कमिट अ डिसऑनेस्ट एक्ट। वो डिसऑनेस्ट एक्ट करने का ना उसके अंदर एटीट्यूड होता है कि यार कर लेते थोड़ी बहुत चोरी, क्या पता चलेगा कितना ही पैसा होता है। तुम समझते हो चिंदीगिरी, एक तुमने वर्ड सुना होगा कि मतलब कई लोग ना ऐसे होते हैं कि उन्हें करनी है चोरी, तो करनी है, कोई किसी के रोकने से रुकेगी नहीं, उसे बोलते हैं टेम्पटेशन, अंदर से आ रहा है चोरी करने का, यार कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी दिख रही है कर लेते हैं चोरी। समझ रहे हो, ये होते हैं रीजंस ऑफ कमिटिंग फ्रॉड। अब हॉट से तुम्हें समझ आया, एच से हो जाएगा, एच से हो जाएगा कि भाई प्रेशर आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि हॉट वो मैनेजमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि अर्निंग बढ़ानी है उन्हें। उसके बाद अपॉर्चुनिटी, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी आ गई कि भाई यहाँ पे तो इंटरनल कंट्रोल्स वीक है तो हम कर सकते हैं फ्रॉड। और टेम्पटेशन, जैसे कोई एटीट्यूड होता है किसी का कि भाई हमें तो करनी है, थोड़ी बहुत हमें अपॉर्चुनिटी मिली और हमने फ्रॉड कर लिया, ठीक है। अब आता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना, जो हमने ऊपर दो पढ़े इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट, इसका ही एक्सप्लेनेशन है कि कैसे कैसे इंटेंशनल मिसएप्लीकेशन हो सकती है।
तो मैनिपुलेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब क्या बताया, मैनिपुलेशन करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, कैसे कैसे, रेवेन्यू बढ़ा दिया, रेवेन्यू कम कर दिया, एक्सपेंसेस बढ़ा दिए, एक्सपेंसेस कम कर दिए, अदर इनकम बढ़ा दिया, अदर इनकम कम कर दिया, डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 3 नहीं दिखाया, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में कोई झोल झपाटा करा हुआ है, या फिर फाइनेंस एक्सपेंसेस में कोई झोल झपाटा करा हुआ है, किसी में भी झोल झपाटा कर सकते हैं, ये होते हैं फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आते छुपा लिए, दिए ही नहीं ऑडिटर को, ऑडिटर ने 100 सैंपल मांगे, ऑडिटर को दिए 50, कहते 50 ही, हम तो 50 से ज्यादा दे नहीं पाएंगे। ऑडिटर भी चलो ठीक है भाई 50 तो दो, अब 50 पे वो दे रहा है, अब उससे बाद के 50 है नहीं उनके, उन्होंने फ्रॉड कर रखा है। फिर ऑडिटर रिक्वायर्ड टू टैग, अब ऑडिटर का ना, ऑडिटर को ये सब देखना होता है, ऑडिटर को 360 डिग्री, हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्यों बोलते हैं, ऑडिटर का दिमाग एकदम खुला रहना चाहिए, भाई वो साइन कर रहा है, वो जेल जा सकता है अगर फ्रॉड हुआ तो, इसलिए ऑडिटर को इंटैक्ट, इसको अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके डिटेक्ट करना पड़ेगा मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स है तो नहीं कुछ। मैनेजमेंट पर्सोनल हायर मैनेजमेंट ग्रेड आर एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ फ्रॉड। अब ये कौन कौन से फ्रॉड है जिसके अंदर ना सिर्फ मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, हायर लेवल वाली। अब भाई टैक्स तो मैनेजमेंट ही जमा कराएगी ना बड़े लेवल पे, ये सब चेक करके कि रेवेन्यू ठीक से बुक हो रहा है, अदर एक्सपेंसेस ठीक से बुक हो रहा है। अब भाई सीएफओ को ही मन कर गया कि यार ज्यादा टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को, हमें ज्यादा टैक्स देना नहीं है, उन्होंने क्या करा, रेवेन्यू उड़ा दिया, थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ा दिए, है टैक्स आ गया टू अवॉइड टैक्सेस। भाई अब मैनेजमेंट ही मिली हुई है फ्रॉड करने में, तो कोई क्या कर लेगा, भाई मैनेजमेंट ही मिली हुई है तो क्या कर लेगा कोई। ऐसी डिविडेंड हो गया, डिक्लेयरिंग डिविडेंड है इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। अरे भाई तुम्हें पता है जब प्रॉफिट नहीं है तो क्यों बांट रहे हो डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड वो इसलिए बांटते हैं ना क्योंकि जो मालिक होंगे उनके पास पैसा चला जाए। भाई तो गलत बात है ना, जब प्रॉफिट ही नहीं तो तू क्यों बांट रहे हो डिविडेंड, डिविडेंड बांटना ही नहीं तुम्हें आइडियली, जब प्रॉफिट ही नहीं तो क्यों बांट रहे हो डिविडेंड। फिर उसके बाद विदहोल्डिंग डिविडेंड व्हेन देयर आर एडिक्वेट प्रॉफिट। अब भाई अब बहुत सारे बाहर के शेयर होल्डर्स है उस कंपनी में, भाई उन्हें तो डिविडेंड दो ना भाई, अगर प्रॉफिट है तो दो, क्यों दबा के बैठे हो पैसा, भाई जिसका पैसा है जो मालिक है उसे दो पैसा। तो ऑडिटर चेक करेगा भाई जब तुम्हारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो तुम डिविडेंड डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हो, और तुम्हारे पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट से तो तुम डिविडेंड बांट रहे हो, ये क्या चल रहा है भाई, ये तो फ्रॉड हो गया ना। और उसके मेथड कौन कौन से हो जाते हैं, इन्फ्लेटिंग और सप्रेसिंग। देखो मैंने क्या बताया, परचेजेस बढ़ा दी कम कर दिया, एक्सपेंसेस की सेल्स बढ़ा दी कम कर दी अपने हिसाब से, क्लोजिंग इन्वेंटरी अपने हिसाब से दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चार्जिंग आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू, अरे भाई जो कैपिटलाइज करना है बैलेंस शीट के अंदर रेवेन्यू में दिखा रहे हो, ये क्या मतलब हुआ भाई, तो फ्रॉड हो गया ना, ये तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हो गई। अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही गलत दिखा रहे हो, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाना चाहिए, जो कैपिटलाइज होना चाहिए उसमें रेवेन्यू में अदर एक्सपेंसेस में दिखा रहे हो, ये क्या मतलब, पीएनएल के आइटम थोड़ी है वो, तो बैलेंस शीट के आइटम है। जब वो कैपिटलाइज हो रहा है एक्सपेंडिचर तो उसे बैलेंस शीट में जाएगा ना, ये तो फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है। अब ये चीज, ये छोटे लोग होते हैं जो अकाउंट्स बनाते हैं, नॉट छोटे लोग, जो छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं। अब ये जो अकाउंट्स बनाते हैं, ये अकाउंट्स बनाते हैं, जो अकाउंट्स बनाते हैं ये नहीं कर पाएंगे इतना बड़ा फ्रॉड कि भाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू में दिखा दिया, बट जो बैलेंस शीट ओनर होगा, जो ऊपर वाले लोग होंगे, सीएफओ जो बैलेंस शीट भी देखेगा वो भी तो साइन करता है ना, वो कहेगा यही काम करने के लिए। अब जब तक वो मिला नहीं होगा तो फ्रॉड कैसे होगा। तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि ये जो मैनेजमेंट पर्सन है ना, हायर मैनेजमेंट, ये एसोसिएट होते हैं इन टाइप ऑफ फ्रॉड से। समझ आया तुम्हें, आ गया ना। अब आता है मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन ऑफ इवेंट्स, ट्रांजैक्शन और अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। अब क्या होता है, वो ना जान पूछ के कोई बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे मान लो कि बहुत बड़ा बैड डेट हो गया ऑर्गेनाइजेशन में और वो छुपा दिया बैड डेट। अरे भाई ये क्या मतलब हुआ, अगर वो बैड डेट डाल देते ना खर्चे में, पीएनएल हिल जाता, पीएनएल हिल जाता तो भाई क्या होता है, इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगा रखा वो तो पैसा मांगने लगे थे, भाई हमें तो हमारा पैसा वापस दो। अब उन्होंने क्या करा, वो बैड डेट हुआ ना बहुत बड़ा, मान लो किसी को हम बहुत मोटी सेल कर रहे थे कि हमारा 50% एक फलाना फलाना डेटर था हमारे पास एबीसी नाम का, उसके बाद हमारी सेल जा रही थी सारी। अब क्या हुआ, वो हो गया बैंकरप्ट, अब उससे पैसा आएगा नहीं, अब वो उन्होंने दिखाया नहीं बैड डेट में, उन्होंने अब भी डेटर में खड़ा कर रखा है। अब इन्वेस्टर्स तो क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स तो कहेंगे चलो भाई बढ़िया चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, मोटा प्रॉफिट दिखा रहे हैं और ये डेटर खड़ा है, आ जाएगा धीरे धीरे पैसा, बढ़िया डेटर है। असलियत तो पता चली कि भाई ये तो डेटर बैड डेट हो गया है और इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने दिखाया नहीं, क्योंकि अगर ये दिखाते तो पीएनएल हिल जाती है ना। ऐसे होते हैं फ्रॉड, समझ आया। कोई सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन अकर हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, छुपा दिया भाई मैनेजमेंट ने। फिर आ रहा है इंटेंशनल मिसएप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन और मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन। अब क्या हुआ, कभी कभार क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट, जो काफी सारे वो होते हैं ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का गलत एप्लीकेशन कर दिया। भाई इन्हें पता है कि फीफो मेथड दिखाएंगे या लीफो मेथड दिखाएंगे ना, उससे प्रॉफिट इधर उधर हो जाएगा, उन्होंने उस बेसिस पर अपना मेथड चेंज कर दिया अकाउंटिंग पॉलिसी का। दो ठीक है, बट इससे क्या हो रहा है, अब उन्हें या तो चेंज बताना पड़ेगा क्यों करा,
इसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है अकाउंट्स में, ये तो या तो सब चीज डिस्क्लोज करो, इसकी वजह से इंपैक्ट ऑफ ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छा पड़ रहा है तो फायदेमंद है। बट अगर तुम ये दिखा रहे हो कि तुम चेंज कर रहे हो अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रॉफिट कम दिखाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, टैक्स कम छुपाने के लिए, तो फ्रॉड हो गया ना भाई ये। सो समझ आ रहा है कि ये जो इंटेंशनल मिसएप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, क्यों बोल रहे हैं इंटेंशनल मिसएप्लीकेशन कर देते हैं, अमाउंट्स क्लासिफिकेशन हिला देते हैं कि भाई हम तो मान रहे हैं, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी ये अडॉप्ट करी है कि हम ना जितने भी कैपिटल का खर्चा ना इसको पीएनएल में दिखाएंगे। अरे भाई बैलेंस शीट के आइटम पीएनएल में कैसे दिखा रहे हो तुम, ये तो गलत है ना भाई। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, ये होते हैं फ्रॉड। अब टेक्निक्स क्या क्या होती हैं फ्रॉड की, इसकी बहुत बढ़िया मेमोरी टेक्निक है। CEO passes fictitious journal entries and inappropriately altered the records। अब CEO कैसे बन रहा है ना, देखो CEO, ठीक है, fictitious journal entries है ना, and inappropriately altered records। देखो क्या है, अब ये देखो CEO passes fictitious journal entries and inappropriately altered the records। CEO passes fictitious journal entries and inappropriately altered the records। इससे मीनिंग बन रहा है ना कि भाई सीईओ बहुत बड़ा बंदा हो गया, मैनेजमेंट का बंदा हो गया, उसने क्या करा फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज पास कराई, जो नीचे वाले बंदे हैं जो कि एंट्रीज डालते हैं उनसे पास कराई और कहा इनअप्रोप्रिएट हो गया ना कि भाई फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, फ्रॉड का ही तो काम है, फिक्टिशियस जर्नल एंट्री पास करा के ऑल्टर कर दिए रिकॉर्ड्स को। अब क्या होता है, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज पर्टिकुलरली क्लोज टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। हम अकाउंटिंग ईयर के एंड पे ना हम ये जरूर चेक करेंगे जो कि फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज हैं जो पास हुई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि भाई लास्ट की एंट्रीज ना हम चेक करेंगे, लास्ट के 5 सैंपल रेवेन्यू के निकाल लेंगे और अगले साल के 5 सैंपल स्टार्टिंग के रेवेन्यू के हम अपने पास रख लेंगे, उनका चेक जरूर करेंगे कि भाई कोई फिक्टिशियस एंट्री तो नहीं डाल दी तुमने, ये तो गलत है ना भाई। फिर उसके बाद करेंगे इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस एंड चेंजिंग जजमेंट्स यूज्ड टू एस्टिमेट अकाउंटिंग बैलेंसेस। अब तुमने ना फालतू के एजम्पशंस ले रखी हैं, कोई एजम्पशंस चेंज कर दी अपनी, जिस एजम्पशंस पे चलते थे वो नहीं, कुछ अलग ही एजम्पशन पे अकाउंट बैलेंस दिखा रहे हैं कि भाई चलो ये बैड डेट अभी नहीं मानेंगे क्योंकि अभी तो चलो चांसेस है, बट एक्चुअली वो बैड डेट हो चुका है। अब वो इनएप्रोप्रिएट जजमेंट ले रहे हैं, एजम्पशन ले रहे हैं कि भाई बंदा भी बैड डेट नहीं हुआ, एक्चुअली वो बैड डेट हो गया, तो गलत हो गया ना। ऐसे ही तो होते हैं फ्रॉड भाई। एजम्पशंस अपने हिसाब से कैसे मान सकते हो, एक्चुअल एजम्पशंस पे चलो ना कि क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। भाई जब बंदा बैड डेट हो गया तो बैड डेट दिखाओ, उसे डेफर मत करो, अगर डेफर करोगे तो वो एक तरह से तुम्हारा क्या है, फ्रॉड हो गया वो। omitting advancing or delaying recognition in financial statements, events and transactions that have occurred during the reporting period। अब omit कर रहे हो जानबूझ के कोई ट्रांजेक्शन, भाई कोई बहुत मोटी रेवेन्यू की ट्रांजेक्शन हुई है, सेल हुई बहुत मोटी, उसे दिखा नहीं रहे हैं कि भाई इस साल तो बहुत ज्यादा टैक्स पड़ जाएगा, हम मान लो फॉर एग्जांपल 2% के सरचार्ज में फॉल कर रहे हैं, अब उस सेल की वजह से हमारे पे 5% सरचार्ज लग रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ये लास्ट में जो सेल हुई है ना इसको ना मार्च में ना रिकॉर्ड करके अप्रैल में रिकॉर्ड कर लेगी, ताकि इनका सरचार्ज 5% नहीं 2% ही जाए। ये तो गलत है ना भाई। अगर मार्च में ट्रांजेक्शन हो रही है एज पर जो इंडेक्स है रेवेन्यू वाला, उसके हिसाब से जब मार्च में ट्रांजेक्शन हो रही है तो मार्च में रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए, जब हमारा सेल हो चुका है, पैसा आ चुका है। ये दिखा रहे एडवांस रिसीव हुए, अभी सेल हुई नहीं है, उन्होंने बिल ही नहीं काटा और अप्रैल में बिल काटा ताकि वो अप्रैल में सेल्स दिखाएं, इसकी वजह से उन्होंने कम से कम 3% का सरचार्ज बचा लिया और टैक्स कम जमा कराया, तो फ्रॉड हो गया ना भाई। ओमिट कर दी सेल्स की ट्रांजैक्शन। उसके आगे कंसीलिंग फैक्ट दैट कुड इफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डेड। भाई कोई फैक्ट जैसे मैंने बताया बैड डेट वाला फैक्ट इन्होंने कंसील कर दिया, इसकी वजह से क्या हुआ, अमाउंट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट आ गया। भाई तुम कंसील कैसे कर सकते हो, जब बैड डेट हुआ तो दिखाओ। ऐसी ऐसी चीजें करते हैं भाई मैनेजमेंट को, जब पैसा बचाना होता है, जब फ्रॉड करना होता है, कुछ भी कर देती है मैनेजमेंट। बट एज एन ऑडिटर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रॉड को देखना, ये फ्रॉड हुआ तो नहीं है ना। हम ये जब तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करते हैं ना, 360 डिग्री व्यू, 360 डिग्री व्यू। क्यों भाई, हम तो हर जगह देखेंगे फ्रॉड तो नहीं हो रहा, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ऑडिटर, हम भाई साइन कर रहे हैं, जेल चले जाएंगे वरना हम। फिर एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस। अरे भाई पैसा बचाने के लिए ट्रस्ट बना लिया, ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा बचाने के लिए ट्रस्ट बना लिया, उसमें पैसा डोनेट करा और एटीजी में डिडक्शन ले ली 50% की, और उस वाले ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा जमा करा ना उसके बाद उसको अलग अलग, जैसे मान लो स्कूल्स में दे दिया डोनेशन, स्कूल से वापस ले लिया 1-2% पैसा देके, ताकि डिडक्शन मिल जाए, 30% स्लैब सरचार्ज सब बच जाए। भाई ऐसी तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस हमें ऑडिटर को पकड़नी पड़ती है। भाई ये पैसा जाकर है, कौन सी ट्रस्ट है, कब बन गई, कैसे बन गई, जरूरत थी ट्रस्ट बनाने की, अगर नहीं थी तो क्यों बना दी, और ये पैसा ट्रस्ट जा कहा रहा है, ट्रस्ट का पैसा सारा। भाई ये तो तुम फ्रॉड कर रहे हो, सीधा सीधा टैक्स बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, गवर्नमेंट को पैसा कम देने के लिए, गलत बात है ना भाई।
ऑडिटर हम तो चेक करेंगे। फिर आता है ऑल्टर रिकॉर्ड करे रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, ऑल्टरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, जैसे फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज बताई ना, ऐसी नीचे वालों के पास गया सीईओ और कह रहा है ऑल्टर कर दो भाई रिकॉर्ड्स, ऐसा करो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है उड़ा दो, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे ऑडिटर से बात। भाई ये तो फ्रॉड हो गया ना। यही तो टेक्निक्स होते हैं, यही तो बड़े लेवल वाले लोग होते हैं, यही सारी टेक्निक्स अपना के फ्रॉड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एज एन ऑडिटर वी आर रिस्पॉन्सिबल टू यू नो गेट दीज रिकॉर्ड्स कि भाई ये फ्रॉड हुआ कैसे है, हमें पता लगाने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वी आर साइनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कि हाँ भाई हम ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज चेक करने की कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फ्रॉड हो रहा है तो भाई उसे रिपोर्ट करेंगे। अब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज कमिट क्यों करते हैं फ्रॉड, ठीक है, क्योंकि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ना डॉन है बहुत बड़े, ये अपने आप को ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डॉन समझते हैं, इसलिए वो फ्रॉड करते हैं। कैसे, जैसे बताया था ना, अंडर प्रेशर, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड प्रेशर की वजह से फ्रॉड करते हैं। फिर उसका मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक गोल्स, मैनेजमेंट कह रही है भाई मेरे को 100 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, अरे भाई पॉसिबल ही नहीं है, पिछली बार तो 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 100 करोड़ का कैसे कर दे भाई, अनरियलिस्टिक हो गया ना। भाई तुम 10% से बढ़ाओ प्रॉफिट, 20% से बढ़ाओ, भाई 100% से प्रॉफिट बढ़ा दिया और फिर तो फ्रॉड होएगा ना भाई। अनरियलिस्टिक गोल्स क्यों रखते हो, रियलिस्टिक रखो, 50 करोड़ का 55 करोड़ कर दो प्रॉफिट, चलो माना जाता है, 10% तो लाजमी है कि हाँ भाई 10% प्रॉफिट तो हम बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आ रहा है डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को भाई बोनस ही नहीं दे रहे, चिंदी चिंदी बोनस दे रहे हो 5-5 10-10% का, भाई एम्प्लॉय तो फिर फ्रॉड करेगा भाई। भाई बोनस दो से, उसने मेहनत करी है, रात रात लगा रहे हो, उसे पैसा दो। फिर अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, वही अपॉर्चुनिटी आ गई भाई, उनको दिखा कि इंटरनल कंट्रोल्स तो वीक है, चलो अपॉर्चुनिटी मिल गई हम तो फ्रॉड कर देंगे। फिर उसके बाद नियम अपना नाम बनाने के लिए फ्रॉड कर दिया कि भाई हम तो टैक्स बचाएंगे, हमारा ना बाकी जो हमारी यूनियन है ना उसके अंदर हमारा नाम हो जाएगा, मैनेजमेंट ऐसा सोच रही है, हो गया फ्रॉड, फ्रॉड हो गया, ऐसे होता है फ्रॉड, अपना नाम बनाने के लिए फ्रॉड कर लेते हैं लोग। फिर आता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ये था व्हाई डू मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज कमिट फ्रॉड। अब आता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, इसकी मेमोरी टेक्निक है। तुम्हें पता है जो बड़ी बड़ी जो ये होते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जो बिग फोर्स होती है, इनके जो पार्टनर्स होते हैं इनकी पर्सनल सेक्रेटरी होती है। अब वो क्या होता है, ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स को बचाने के लिए तो करते हैं कि भाई जो सेक्रेटरी का क्या काम होता है कि भाई जो पार्टनर है उसकी सारी चीजें ढंग से मैनेज करके रखे, वो पर्सनल सेक्रेटरी रखता है ना। अब जो गुड्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गुड्स हैं, उसको भी तो सेफ रखना होता है ना। तो क्या होता है, इसको ऐसे याद रखना कि जो पर्सनल सेक्रेटरी है ना वो हमारे गुड्स का भी ध्यान रख रही है। पर्सनल सेक्रेटरी हमारे गुड्स का, पर्सनल सेकी मतलब सेक्रेटरी, ठीक है। इससे तुम्हारी मेमोरी टेक्निक बन गई। पर्सनल क्या हो जाएगा, यूजिंग एंटिटी एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, भाई इंप्लॉयज क्या कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए एंटिटी के एसेट्स ही ले गए। भाई कोई हो सकता है फॉर एग्जांपल कपड़े बनाने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने क्या करा, सोचा कि यार आज तो मेरी लड़ाई हो गई थी मेरी बीवी से, अब मैं क्या करता हूँ उसके लिए ना एक बढ़िया सा सूट ले जाता हूँ, लिखूंगा नहीं, और वो ले गया सूट, देखा कि हाँ यार ये तो बढ़िया सा लग रहा है सूट, उठा लेगा अपनी बीवी के लिए लेके, तो गलत बात है ना भाई। भाई पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेंट्री आगे जाके बेचेंगे, तुम क्या कर रहे हो, तो घर ले गए, ये क्या बात हुई। पर्सनल एसेट कैसे यूज कर, पर्सनल यूज करो, ऑर्गेनाइजेशन के एसेट, ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है भाई वो, भाई तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा वैसे ले लो, चोरी क्यों कर रहे हो। भाई कर लेते हैं बट एम्प्लॉइज, भाई तो आए हुए तो देना तो पड़ेगा ना कुछ अपनी बीवी को खुश करने के लिए, उन्होंने क्या करा, चोरी कर ली, है ना। उसके स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब कोई कोई होते हैं क्या करते हैं कुछ ऐसी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई लैपटॉप पड़ा है, अब वो पता है यूज नहीं हो रहा, स्पेयर में पड़ा था, कोई बंदा अपने घर ले गया अपने बच्चों के लिए, फिजिकल एसेट स्टील करके घर पे ले गया कि बच्चे यहाँ पे गेम खेल लेंगे। अरे भाई ये क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है, तू कैसे लेके जा सकता है घर, कैसे चोरी कर लिया तूने, समझ रहे हो, ऐसे कर लेते हैं लोग मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। देखा इन्वेंट्री में 100 रुपए की इन्वेंट्री होनी चाहिए थी, देखा तो 95 की है, 5 रुपए की देखा तो इधर उधर। अब वो लोग ध्यान नहीं देंगे कि 5 रुपए की इन्वेंट्री क्या फर्क पड़ता है, ऐसे तो फ्रॉड बढ़ता है, अभी 5 की हुई है फिर 10 की होगी फिर 15 की होगी, फ्रॉड की फिर क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। उन्हें तो एक बार अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और उन्हें पता चल गया कि भाई अब तो फ्रॉड पकड़ा नहीं, आगे भी नहीं पकड़ा जाएगा, फिर एम्प्लॉयज क्या है फ्रॉड करते रहेंगे। गलत है ना भाई ये। अब हमारा एज एन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो चीजें चेक करने का, इसलिए हम फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स भी करते हैं कई कई ऑर्गेनाइजेशन में। इन्वेंट्री की तो फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, स्टॉक ऑडिट पे जाते हो ना, ऐसी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स भी होता है कि भाई सारे एसेट्स ठीक से होते हैं ना, लैपटॉप्स तक चेक होते हैं कितने लैपटॉप्स है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर एम्बेजलिंग रिसीट्स। अब भाई क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, स्क्रैप का कोई माल पड़ा था बेच दिया और रिसीट्स को छुपा दिया। स्क्रैप का कोई ध्यान देगा नहीं, स्क्रैप कितने की है क्या है,
भाई स्क्रैप तो जब तक बिकेगी नहीं उसका रेट कैसे पता चलेगा? उन्होंने बेचा और खा गए पैसे, दिखाई नहीं रिसीट्स, कर दिया घपला रिसीट्स के अंदर। ऐसे तो ऐसे, अब वो जो पैसा मिला कैश में बेचा था, फॉर एग्जाम्पल मान लो 50,000 का बेचा स्क्रैप, काट दिया बिल 40,000 का, 10,000 घर पे रह गए। अरे भाई ये तो होता है फ्रॉड। जब 50,000 का बेचा था, ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना 50,000, 10,000 तुम कैसे लेके जा सकते हो घर? फिर उसके बाद कॉजिंग एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव। एंटिटी फॉर एग्जाम्पल कोई कंसाइनमेंट आया, 100 यूनिट थी, 5 यूनिट इंप्लॉइज घर ले गए, और जो 95 यूनिट थी ना वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई और 100 की पेमेंट करा दी। सारे इंप्लॉइज मिले हुए थे नीचे, 5 जने थे फॉर एग्जाम्पल, एक परचेज का था, एक पेमेंट वाला था और एक इनवर्ड एंड आउटवर्ड वाला था। उन्होंने क्या करा, मिल बांट के पांचों आइटम बांट लिए और 100 रुपए की तो वो करा दी, 50 उसने परचेज वाले ने 100 ही दिखा दिए। कौन देख रहा है भाई नीचे जाके? 100 दिखा दिया कि इन्वेंट्री 100 की आई है, उनसे 100 की पेमेंट कर दी, इनवर्ड आउटवर्ड वाले ने भी 100 लिख दिया और 5-5 उन्होंने बांट लिए। अरे भाई ये तो गलत है ना, ये तो फ्रॉड हो गया। ऐसे ही तो होते हैं एसेट्स के फ्रॉड। अब मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है, इसके क्या है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड है, इसके मेजर लेते हैं। कैसे लेते हैं मेजर? ये ना मेजर्स है, इसके 6 पॉइंट है, ऐसे याद हो जाएंगे। देखो अब इन्हें फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्ड कीपिंग करनी होती है। भाई गुड्स जितना आया, गुड्स जितना परचेज वाले से आया, फिर प्रोडक्शन वाले को जितना गुड्स दिया, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना, मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड। ये मेजर है ताकि मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स ना हो। रिकॉर्ड कीपिंग करी, फिर पीरियोडिक चेक करा। भाई मैनेजमेंट पीरियोडिक चेक कर रही है कि हाँ भाई बंदा आ रहा है, वो देख रहा है कि भाई रिकॉर्ड्स के अंदर हिसाब से 100 यूनिट्स होनी चाहिए गुड्स की, और हाँ भाई 100 ये यूनिट्स गुड्स की। ये जो गुड्स है ये गुड्स ही तो रखे हैं, इधर उधर इधर अलग अलग तरीके गुड्स रखे हुए हैं ये। फिर उसके बाद क्या हुआ, रूल्स एंड प्रोसीजर्स सही से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। जो जैसे गुड्स रखे हैं, एक अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हमने कि हाँ भाई ये वाले गुड्स ऐसे ऐसे आएंगे, इस पे ये साइन चलेगा, इस बंदे का साइन चलेगा, अगर इनवर्ड जाएगा आउटवर्ड जाएगा तो इस बंदे का साइन चलेगा, परचेज वाले का, सेल वाले का, जो भी इन्होंने रूल्स बना रखे हैं और वो ढंग से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ये मैनेजमेंट तो चेक करेगी ना, अपना ऑडिटर भेज के, चाहे वो किसी को ही भेजे, अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर भेजे, स्टॉक ऑडिटर भेजे, जो भी भेजे, बट वो ये चीज चेक करेगी रूल्स एंड प्रोसीजर्स है वो ढंग से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। इंटरनल ऑडिटर भी भेज सकती है वो कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अलाउइंग पर्सन इनसाइड द एरिया। जो अंदर जा रहा है बंदा, भाई वो जो बंदा जाना चाहिए वही जा रहा है ना, किसी को भी भेज रहे हो अंदर समझ रहे हो भाई? रूल्स एंड प्रोसीजर ढंग से फॉलो कर रहे हो ना, इनसाइड और आउटसाइड। भाई किसी को भी नहीं जाने दे सकते अंदर, जो बंदे ऑथराइज्ड है, जिन बंदे को परमिशन मिली है अंदर जाने की, बस वही बंदे जा सकते हैं अंदर। फिर उसके बाद आ रहा है पीरियोडिक फिजिकल वेरिफिकेशन। मैंने क्या बताया, फिजिकल वेरिफिकेशन स्टॉक ऑडिट होती है ना, तो इसको ना जैसे 31 दिसंबर को स्टॉक ऑडिट करा ली, 31 मार्च को करा ली, उससे ये पता चल गया साल में 2 बार स्टॉक ऑडिट हो गई, हाँ भाई माल सही से पड़ा है हमारा, हमें इस चीज का कंफर्ट आ चुका है। फिर उसके बाद रेशियो एनालिसिस करेंगे कि हाँ भाई हमारी जो स्टॉक है, जो हमारा हमेशा से 31 दिसंबर को उतना स्टॉक होता है सेल के हिसाब से उतना ही है ना, हम उसकी 2-4 रेशियो हमारे पास होंगी, हम उसे चेक कर लेंगे, हाँ भाई रेशियो तो मेंटेन्ड है, इतना होना चाहिए, आसपास आया वेरिएशन 5-10% का तो इतना तो आ सकता है, सेल ऊपर नीचे हो सकती है साल में, तो हमने रेशियो एनालिसिस कर लिया। फिर उसके बाद एक्सटर्नल सिक्योरिटी अरेंजमेंट, हाँ भाई हमने ना ठेका दे रखा है, हमारा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ना वो कोई थर्ड पार्टी करेगी, अब उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि हाँ भाई वो मैनेजमेंट ठीक से कर रही है नहीं कर रही है, उसका भी ऑडिट करा लेंगे हम। ऐसे ये मेजर्स होते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को हटाने के, कि भाई यार एम्प्लॉइज ले जाएंगे, गुड्स चोरी हो रही है, लोग मिले हुए हैं, अब हमें ये सारे मेजर्स देखने पड़ेंगे ना। ये अगर हमने मेजर्स अपना लिए तो फिर गुड्स की चोरी नहीं होगी। हमने कैमरे लगवा दिए, हमने एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी हमने ऐसी सिक्योरिटी ली है एक्सटर्नल जिसका नाम था 5 स्टार रेटिंग वाली सिक्योरिटी ले ली, हाँ भाई वो अच्छे से गुड्स को हमारे रखवाली कर रही है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड वो ढंग से मैनेज करके चल रही है, चलो ठीक है बढ़िया है, हमारे गुड्स बच जाएंगे। अब आ रहा है डिफेल्केशन ऑफ कैश। अब ये क्या करते हैं, कैश है ना, कैश बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होती है, कैश का चेक करना, कैश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनाइजेशन में। कैश के बिना ऑर्गेनाइजेशन चलेगी कैसे भाई? जहां पे सेल्स कैश में हो रही है उसके बिना कैसे चलेगी? हर चीज में ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैश बहुत जरूरी होता है। अब क्या होता है, सबसे ज्यादा फ्रॉड भी कैश में होता है भाई, चोरी कर ली कैश की, इधर उधर कर दिया कैश, डिफरेंस कैसे आ रहा है कैश में? अभी क्या 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 इन्होंने तकनीक इजाज कर रखी है फ्रॉड करने की, आज जो देखते हैं एक बार। बाय इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स, भाई पेमेंट्स बढ़ा दी यार, क्या करा उन्होंने, कहा कि हाँ भाई इस बंदे को इतने रुपए देने, कहने मान नहीं रहा था, 100 रुपए देने थे किसी बंदे को फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो तो मान नहीं रहा, तो 150 मांग रहा है, अब क्या करेगी मैनेजमेंट? इन चीजों में तो पड़ेगी नहीं, उन्होंने कहा चल ठीक है 150 देते, देखा तो मान तो वो 100 में गया था, 50 उस बंदे ने जेब में रख लिए जो पेमेंट कर रहा था। ऐसी तो करते हैं वो, इन्होंने इन्फ्लेट कर दी कैश पेमेंट्स। कैसे? मेकिंग पेमेंट्स अगेंस्ट फिक्टिशियस वाउचर्स, कोई वाउचर्स के, कोई लिखा एक्सपेंस का वाउचर
हुआ नहीं था वो क्लेम, उस पर लिख दिया फिक्टिशियस वाउचर्स की पेमेंट करा दी, पैसे निकाल लिए और डाल दिया खर्चे में, ये तो गलत है ना भाई। अगेंस्ट वाउचर्स दैट हैव बीन इन्फ्लेटेड, वही मैंने क्या बताया, 100 रुपए की पेमेंट, 150 रुपए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ड्राइवर था, उसे माल छोड़ के जाना था, उसको हमें देने थे 100 रुपए, अब वो मान नहीं रहा, कह रहा है सर 150 हो गए, बहुत ट्रैफिक था और लंबे रास्ते से आया हूं मैं। अब ऐसा उसने कहा, बट हमने कहा कि नहीं 100 ही देंगे, हमारी जब बात हो रखी थी 100 में, वो मान गया 100 में, बट उन्होंने मैनेजमेंट को फोन करके बोला सर वो 150 रुपए मांग रहा है, क्या करना है। उन्होंने कहा ठीक है भाई 150 दे दे। अब उसने क्या करा, 150 का तो पेमेंट बना दिया, 150 का लिख दिया एक्सपेंसेस में कि भाई 150 रुपए मांग रहा था ड्राइवर, 150 रुपए दे दिए उसने, और क्या करा 100 रुपए तो दिए, 50 खुद रख लिए। ऐसे करते हैं चोरी। मैनिपुलेटिंग टोटल ऑफ वेज रोल्स बाय एडिंग डमी वर्कर्स। अब यार देखो, जो देखो फैक्ट्री में वर्कर्स भी काम करते हैं, वो हमारे रोज पेरोल पे तो होते नहीं है, उनका तो हम उनको थोड़ी बैंक में अकाउंट पैसे देते हैं भाई, वो तो डेली के मजदूर है ना। जो मजदूर होते हैं वो डेली लेते हैं वेज अपना, क्योंकि वो तो अपने पैसे उसी से कमाते हैं, डेली का कमाते हैं और डेली का खाते हैं। अब उनको तो कैश में पेमेंट देनी पड़ेगी। इन्होंने क्या करा, जैसे मान लो 50 वर्कर आए थे, इन्होंने दिखा दिए 60 वर्कर आए थे, और 10 वर्कर के पैसे अपनी जेब में डाल लिए। फिर कास्टिंग लार्जर टोटल ऑफ पेटी कैश एक्सपेंडिचर। अब यार छोटे मोटे खर्चे होते हैं, इसका ज्यादा टोटल दिखा दिया, बन रहा था 500 रुपए का खर्चा, दिखा दिया 1000। अब भाई इन चीजों पे कोई थोड़ी ध्यान देगा। बट हम इन चीजों को ऑडिट कर लेते हैं एज एन ऑडिटर, कि भाई यहाँ तो कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना यार सारी चीज चेक करने की। बाय सप्रेसिंग कैश रिसीट्स। टीमिंग एंड लीडिंग पता है क्या होता है, ये ना 5 मेथड है, इसकी वजह से कैश में रिसीट्स के अंदर घपला कर देते हैं। टीमिंग एंड लीडिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ए बी सी 3 डेटर थे, ए काफी दिन से पैसा दे नहीं रहा था, ठीक है, और बी और सी भी डेटर में खड़े थे। इन्होंने क्या करा, ए ने पैसा दिया जब और अपनी जेब में रख लिया। फॉर एग्जांपल उसके 500 रुपए बकाया थे, उसने पैसा दिया 500 के 500, उन्होंने कहा कि भाई ए, और मैनेजमेंट को बता रहे हैं कि भाई ए से अभी 400 रुपए आए हैं, 100 रुपए अपनी जेब में डाल लिए। बी से पैसा है, बी के ही 500 रुपए बकाए थे, बी से ही 500 रुपए आए, 20 के 500 रुपए एडजस्ट कर दिए, 100 रुपए तो ए के खाते में डाल दिए, और कहा कि 400 रुपए आए हैं बी से, अब बी के 100 रुपए खड़े कर दिए, 100 रुपए उनकी जेब में चले गए। समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ए बी और सी, ठीक है, इसके 500 रुपए बकाए थे, इसके 500 रुपए बकाए थे, इसके 500 रुपए बकाए थे, इस बंदे ने पेमेंट कर दी 500 की, ठीक है, और मैनेजमेंट को फोन करके कह रहे हैं भाई 400 रुपए आए हैं इसके, और 100 रुपए अपनी जेब में डाल लिए, अपनी पॉकेट में डाल लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, बी ने दिए 500 रुपए, फिर उससे कहा कि बी के भाई 400 रुपए आए हैं और ए के 100 रुपए आ गए, 100 रुपए यहां एडजस्ट कर दे तो ए के तो हो गए 500 रुपए पूरे, अब बी के में 400 रुपए खड़े कर दिए, 100 रुपए बी इनकी जेब में है। ऐसी सी के आए, सी ने 500 रुपए पे करे, इन्होंने कहा 400 रुपए तो सी के हो गए और 100 रुपए हो गए बी के, 100 रुपए अपनी जेब में ही है इनके अब भी। ऐसे अभी चलते रहेंगे भाई, ऑर्गेनाइजेशन में 100 तरह के डेटर होते हैं, ऐसे ही फ्रॉड करते रहते हैं। ये होती है टीमिंग एंड लीडिंग। एक का पैसा दूसरे के में दिखा दिया, ऐसे चलता रहता है। अब भाई और थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहते हैं, ये तो मैं बहुत कम अमाउंट से बता रहा हूं तुम्हें, अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मोटा अमाउंट खड़ा रहता है, ऐसे ही चोरी करते हैं। उसके बाद ठीक है, समझ आया तुम्हें टीमिंग एंड लीडिंग क्या होता है। अब आता है एडजस्टिंग अनऑथराइज्ड और फिक्टिशियस रिबेट्स अलाउंसेस डिस्काउंट्स एक्सेट्रा टू कस्टमर अकाउंट्स। भाई वो कह रहा है कि भाई अब कैश, उसने क्या करा, एक बंदे ने क्या करा, एडजस्ट करा, कैसे करा, फिक्टिशियस रिबेट्स अलाउंसेस और डिस्काउंट्स कैसे एडजस्ट करे। फॉर एग्जांपल ए से पैसा आना था, ठीक है, अब ए को माल बेचा आज, ए ने पेमेंट भी आज कर दी, उससे कह रहे हैं फोन करके मैनेजमेंट से कि ए डिस्काउंट मांग रहा है, कैश डिस्काउंट 1000 रुपए का, क्या करे, अरे दे दे भाई 1000 रुपए का डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मांग रहा है तो। हालांकि मांगा नहीं था ए ने, अब ए के नाम पे कैश डिस्काउंट मांग लिया, 1000 रुपए दिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से तो पूरे, मतलब ए से तो पूरे ले लिए पैसे, मान लो 5000 का माल बेचा था, 1000 रुपए का वो डिस्काउंट मांग रहा है, ए से ले लिए 5000 के 5000, ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन को बोल दिया 4000 रुपए आए हैं, 1000 रुपए उन्होंने जेब में डाल लिए। ये होते हैं एडजस्टिंग डिस्काउंट्स रिबेट्स अलाउंसेस। ये अलाउंसेस ऑर्गेनाइजेशन की नजर में दे देते हैं, एक्चुअल में देते नहीं है, और जो डिफरेंस बचाना खुद की जेब में डाल लेते हैं। एक सेकंड रुकना।
हाँ ठीक है। अब राइटिंग ऑफ बैड डेट्स अगेंस्ट डेटर्स हुज कैश ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, उससे कह दिया ए का पैसा ना बहुत दिन से आ नहीं रहा था, 6 महीने से ज्यादा हो गए, उसका राइट ऑफ कर दिया, बैड डेट पैसा आ गया था। आज 6 महीने बाद ज्यादा कॉल करे तो भाई पैसा दे दिया इन्हें, और भाई ऑर्गेनाइजेशन से बोल दिया, जो मैनेजमेंट वाले बंदे थे उनसे बोल दिया कि पैसा है, भाई तो फ्रॉड हो गया ना, पैसा आ गया तो उसका राइट ऑफ करवा दिया बैड डेट। नॉट अकाउंटिंग कैश सेल्स फुली, कैश सेल्स फुली अकाउंट नहीं करी, भाई 5,000 का माल बिका, दिखाया 4,000, 1,000 जेब में डाल लिए। नॉट अकाउंटिंग फॉर मिसलेनियस रिसीट्स, भाई स्क्रैप बेचा, दिखाया ही नहीं, भाई कौन देखता है स्क्रैप कितना बचा है, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा मोटा स्क्रैप बेच के खा गए, दिखाया नहीं, ऐसी तो करते हैं सप्रेसिंग कैश रिसीट्स, ये फ्रॉड है। अब डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर ड्यूटी ऑफ ऑडिटर होती है, ये इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, राम है इसकी मेमोरी टेक्निक। क्या क्या, रीजनेबल एश्योरेंस एंड रिस्क, और ऑडिटर को तो रीजनेबल एश्योरेंस देखना पड़ेगा ना, कि भाई कोई रीजनेबल एश्योरेंस दैट देयर आर नो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। Auditor to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement and risk of financial statement is greater from fraud than error, ये चीज चेक करनी पड़ेगी ना, अगर रिस्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फ्रॉड की वजह से ज्यादा तो नहीं है, एरर ही है ना बस, चलो एरर होते हैं ना, एक बार के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन करने में कोई हिचकिचाते नहीं है, फ्रॉड में दिक्कत है, फ्रॉड बहुत बड़ा होता है, एरर तो चलो छोटा मोटा हो गया, इधर की उधर चीज दिखा दी, समझ गए। चलो भाई एक डेटर था वो डाउटफुल या फिर उसके अंदर कैटेगरी में आना था, उसको थोड़ा अच्छा दिखा दिया डेटर को, चलो ये छोटी मोटी चीजें हम एक बार के लिए देख सकते हैं, बट ये तो फ्रॉड में तो दिक्कत है ना भाई। फिर उसके आ जाता है ऑडिटर टू मेंटेन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, भाई ऑडिटर को मेंटेन करना पड़ेगा ना प्रोफेशनल 360 डिग्री अप्रोच, 360 डिग्री अप्रोच, कि भाई ऑडिटर हर चीज देखेगा, भाई फ्रॉड तो नहीं हो रहा ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसा एटीट्यूड, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला एटीट्यूड और ऑडिटर के अंदर लाना पड़ेगा अपने आप को, ताकि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन एम्प्लॉय, अब यार मैनेजमेंट करती है बड़ा फ्रॉड, एम्प्लॉय करते हैं छोटे मोटे, जो तुम्हें मैंने बताया, कैश सेल रिकॉर्ड नहीं करी या फिर स्क्रैप की सेल, टीमिंग एंड लीडिंग, ये छोटे मोटे फ्रॉड होते हैं, चलो एक बार के लिए ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत नहीं आती, बट मैनेजमेंट करती है बड़ा मोटा फ्रॉड, बहुत मोटा फ्रॉड, एम्प्लॉयज के मतलब एम्प्लॉयज के उनको बोल देते हैं कि हाँ भाई ये चीजें कम कम दिखाना, रेवेन्यू कम दिखाना, एक्सपेंसेस बढ़ा दो, टैक्स में चोरी कर ली, बहुत मोटी चोरी, भाई एम्प्लॉय करता है कम चोरी, मैनेजमेंट करती है बहुत बड़ी चोरी, इसलिए मैनेजमेंट वाला फ्रॉड पे हमें ऑडिटर एज एन ऑडिटर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। मैनेजमेंट तो नहीं मिली हुई ना फ्रॉड में, अगर मैनेजमेंट फ्रॉड में मिली हुई ना तो फिर तो फिर इसका तो ऑडिट ही छोड़ दो। अब फ्रॉड रिपोर्टिंग है, फ्रॉड रिपोर्टिंग का ना एक सेक्शन है 143(12) ऑफ कंपनीज एक्ट, और कोई एक्ट नहीं, ऑफ कंपनीज एक्ट, और मैनर ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड रूल 13 ऑफ कंपनीज रूल्स के अंदर, जब अमाउंट लेस देन 1 करोड़ होता है ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसके अंदर हमें पार्टीज बतानी होती है, अमाउंट बताना होता है, नेचर ऑफ फ्रॉड, ठीक है, नॉलेज देनी पड़ती है, अगर हम एज एन ऑडिटर को 1 करोड़ से कम का फ्रॉड मिला तो इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 दिन, 2 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और ऑडिट कमेटी को, चलो इतना काम हो गया, ठीक है। अमाउंट लेस देन 1 करोड़ है तो, अब अमाउंट मोर देन 1 करोड़ है ना, उसके अंदर क्या होगा, ये तो करना ही है जो ऊपर हमने करा है, जो अमाउंट लेस देन 1 करोड़ के अंदर पार्टीज, अमाउंट, नेचर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना, 2 दिन के अंदर बताना, ऑडिट कमेटी को बताना, फिर उनका रिप्लाई, 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड होता है उनका रिप्लाई मांगना पड़ेगा, सीक रिप्लाई विद इन 40 डेज, ठीक है। अब इसको मैं यहां लिख देता हूं, फ्रॉड मोर देन 1 करोड़, ठीक है, सीक रिप्लाई विद इन 45 डेज, उनका रिप्लाई लेना पड़ेगा, 45 डेज के अंदर उनका रिप्लाई आना चाहिए, जो हमने बता दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ऑडिट कमेटी को, हाँ भाई तुम्हारे यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हुआ है, उनका रिप्लाई देखो कितने दिन में आता है, 45 डेज के अंदर। अब उनका रिप्लाई रिसीव हो गया 45 डेज के अंदर अंदर, रिप्लाई ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, ऑब्जर्वेशन बता दी कैसे कैसे फ्रॉड हुआ है, हमारे को नहीं पता था या उन्हें पता था, ये हो रहा था ऑर्गेनाइजेशन में, उनके जो भी ऑब्जर्वेशन कमेंट है हमने ले लिए, फिर उसके बाद हमने इन्फॉर्म कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिप्लाई, मान लो नॉलेज आई यहाँ पे 2 दिन के अंदर हमने बता दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, उन्होंने मान लो 20 दिन के अंदर हमें बता दिया रिप्लाई, अगले 15 दिन के, अब हमारे 15 दिन बचे, छोड़ो उस 15 दिन को, अब हमारे को हाँ 20, हाँ ठीक है 15 दिन बचे ना, अब हम क्या करेंगे अगले 15 दिन के अंदर, ये जो 15 दिन है इसके अंदर हम किसको बता देंगे, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, किसके थ्रू, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और ईमेल कंफर्मिंग द सेम कि भाई
तुमको जो हमने रिप्लाई या फिर फ्रॉड के बारे में बताया है, तुम ये बता दो कि हाँ भाई तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन जो हमने भेजी है वो पहुंच गई है। ठीक है, किस फॉर्म में? एडीटी 4 के अंदर। अगर फेलियर होता है तो मिनिमम 1 लाख की पेनल्टी और मैक्सिमम 25 लाख की। किस पे ऊपर? ऑडिटर के ऊपर। अब आते हैं रिप्लाई नॉट रिसीव्ड। रिप्लाई नहीं भेजा भाई, रिप्लाई नहीं दे रही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमिटी, रिप्लाई ही नहीं भेज रही है तो गलत है ना ये। फिर ऑब्जर्वेशंस उनके आए, रिपोर्ट ऑफ बोर्ड कि भाई अब जो भी ऑब्जर्वेशन, हमारे क्या ऑब्जर्वेशन है, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता दिया। फिर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब वो तो रिप्लाई भेज नहीं रहे थे, 45 दिन तक हमने वेट करा, फिर एंड हुई 45 दिन का। अब देखो ये टाइमलाइन बना रखी है, एंड हुआ 45 दिन का। यहाँ पे 2 दिन के अंदर हमने बताया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, उनका 45 दिन में रिप्लाई आना था, ये 45 दिन पूरे हो गए, इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। अगले 15 दिन के अंदर अंदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देंगे विद इन 15 डेज फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 45 डे कि भाई यहाँ पे मोटा फ्रॉड हुआ है 1 करोड़ से ऊपर का। वही सेम तरीका जो हमने अपनाया था, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और ईमेल कंफर्मिंग द सेम। फॉर्म एडीटी 4 के अंदर मिनिमम 1 लाख की पेनल्टी और मैक्सिमम 25 लाख की। ये हो गया तुम्हारा फ्रॉड रिपोर्टिंग। है कुछ चैप्टर के अंदर? ऐसे 240 कंप्लीट, कुछ भी नहीं है। जो मैंने एग्जांपल्स बताए ना बस उन्हें ध्यान रखना और ये सोचना एज एन ऑडिटर क्या क्या फ्रॉड कर सकते हैं। सप्रेस कैश रिसीट्स के अंदर, या फिर कौन सा है ये, फिक्टिशियस पेमेंट्स, इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स के अंदर कैसे कैसे फ्रॉड हो सकते हैं। जो जो एग्जांपल बताए उन्हें याद रखना, तुम्हारा याद हो जाएगा। फिर ये वाली पिक्चर याद रखना, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में। फिर मिस एप्रोप्रिएशन एसेट्स में मेमोरी टेक्निक क्या थी? पर्सनल सेक्रेटरी हमारे गुड्स का भी ध्यान रखेगी, पर्सनल सेक्रेटरी से याद रखना। फिर वाई डू मैनेजमेंट डू फ्रॉड और एम्प्लॉइज डू फ्रॉड? एफएम के वो डॉन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डॉन है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मैनेजमेंट, अनरियलिस्टिक गोल्स, डिससैटिस्फाइड एम्प्लॉय, अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड और नेम गेम, नाम बनाने के लिए। मेमोरी टेक्निक क्या है? किसकी टेक्निक्स, कैसे कैसे वो फ्रॉड कर सकते हैं। कौन? सीईओ करेगा। सीईओ पासिस फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज इनएप्रोप्रिएटली ऑल्टर द रिकॉर्ड्स। और ये किसकी है? ये है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की टेक्निक्स, कैसे कैसे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? सीईओ, सीएफओ, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े वाले लोग ये इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे के थ्रू फ्रॉड करेंगे और रीजंस ऑफ कमिटिंग फ्रॉड ये है और फ्रॉड की डेफिनेशन ये है। हो गया चैप्टर कंप्लीट। है कुछ चैप्टर के अंदर? नहीं है ना भाई, पढ़ाई करते रहो, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहो। थोड़े से दिन रह गए हैं, सीरियसली ले लो। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहो, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। अब पेपर वेपर लिखने चालू कर दो अपने, जो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई मेरा ये कमजोर सब्जेक्ट है, मेरे को दिक्कत आ सकती है, उसके पेपर लिखने चालू कर दो। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।